नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर वेदर एंड क्लाइमेट। इसके पहले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो समझ में आ गया। बेसिकली हम लोगों ने अपने एटमॉस्फेयर के 5 अलग अलग लेयर्स के बारे में डिस्कस करा था और पांचों लेयर का अपना अपना अलग फीचर है ना। पांचों लेयर एक दूसरे से अलग है, सबका काम अपना अलग है, ये भी हम लोग देख चुके थे। और किसका डिस्टेंस कितना दूर तक है, कौन कितना दूर तक फैला हुआ है आसमान में, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आइए अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक होगा हमारा वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, जिसके अंदर आपको टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है ना। उसके बाद फिर प्रेशर के बारे में, एयर के बारे में, विंड, उसके बाद फिर आपको और भी अलग अलग प्रकार मॉइस्चर के बारे में भी पढ़ना है। तो ये वेदर एंड क्लाइमेट टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, आधा और आधा बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का। इसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, पहला है वेदर और दूसरा है क्लाइमेट। आइए इसको शुरू करते हैं। पहला समझिए वेदर होता क्या है। वेदर इज आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। देखो, वेदर का सिंपल सा मतलब हुआ कि अभी मान लो, सपोज करो कि अभी बरसात हो रहा था, अचानक धूप उग गया। ये मौसम में अचानक बदलाव आया कि नहीं आया, इसी को हम लोग कहेंगे वेदर। क्या बोलेंगे? वेदर बोलेंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अभी अचानक 5 मिनट पहले धूप था, अचानक बारिश हो गया, वेदर कहलाएगा। मतलब यदि घंटों के अंदर भी समय मतलब मौसम बदल जा रहा है, एक दिन में भी मौसम बदल जा रहा है, 1 मिनट में मौसम बदल जा रहा है, कुछ भी यदि बदल रहा है तुरंत, तो वो हमारा वेदर कहलाएगा। मतलब आसपास का जो माहौल है, यदि वो कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में या फिर 1-2 दिन में भी यदि बदल जा रहा है, मान लो लगातार 2 दिन से बारिश हो रहा था, 2 दिन के बाद धूप निकला, तो उसको भी हम लोग वेदर ही बोलेंगे, ठीक है। हाँ, मतलब सिंपल सा ऐसे समझो, उसके बाद क्लाइमेट भी समझाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि जो डेली बेसिस पे जो आपका मौसम बदलता रहता है, उसको हम लोग वेदर कह देंगे, ठीक है। उसको हम लोग वेदर कहेंगे। जैसे मान लीजिए गर्मी था, जाड़ा आया, उसको भी हम लोग वेदर ही कहेंगे, क्लाइमेट नहीं कहेंगे उसको। हाँ, इतना दूर का भी हम लोग वेदर ही कहेंगे। फिर क्लाइमेट कब कहेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग अभी। तो वेदर का मतलब क्या हुआ, जो कि डेली चेंज हो जाए, घंटों में चेंज हो जाए, 1-2 दिन के बाद चेंज हो जाए, इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग वेदर कहेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि वेदर इज आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। मतलब कि डेली का जो मौसम बदलता रहता है हमारे आसपास, वो हमारा वेदर कहलाता है, ठीक है। अभी 5 मिनट पहले बारिश हो रहा था, अचानक धूप निकल गया, किसका एग्जाम्पल है? वेदर का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला है क्लाइमेट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, ठीक है। क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड लाइक समर, ऑटम एटसेट्रा। हालांकि यहाँ पे समर ऑटम लिख दिया है, लेकिन इसका ना पूरा कहानी आपको समझाते हैं वेदर क्लाइमेट कहलाता क्या है। देखो, क्लाइमेट किसी जगह का ना, जैसे मान लो किसी जगह का लगातार 30 साल 40 साल से एक ही प्रकार का माहौल है। हाँ, गर्मी तो गर्मी और बरसात तो बरसात, जाड़ा तो जाड़ा। मान लो कि कोई एक जगह है जहाँ पे लगातार 30 साल 35 साल 40 साल से जाड़ा ही पड़ रहा है, गर्मी ही पड़ रहा है। इस प्रकार के जगह को हम लोग कहेंगे, मतलब उस प्रकार के सीजन मौसम को हम लोग कह देंगे क्लाइमेट। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एंटार्क्टिका। वर्ल्ड मैप में एंटार्क्टिका सबसे नीचे आपको दिख जाएगा। एंटार्क्टिका जो है ना, बहुत बर्फीला जगह है, वहाँ पे हमेशा आपको ठंडा ही मिलेगा। तो एंटार्क्टिका का हम लोग जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एंटार्क्टिका को लेकर उसका क्लाइमेट का बात होगा या वेदर का बात होगा? क्लाइमेट का बात होगा। तो क्लाइमेट का मतलब होता है किसी जगह का वैसा माहौल, वैसा कंडीशन जो कि लगातार 30 साल 40 साल से एक ही जैसा है, उसको हम लोग क्लाइमेट कहेंगे। क्या बोलेंगे? उसको क्लाइमेट बोलेंगे। लेकिन जो डेली चेंज हो जा रहा है वो हमारा वेदर कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक बड़ा फेमस डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, आपने नाम सुना होगा। वहाँ पे हमेशा गर्मी ही पड़ता है। तो लगातार यदि 30 साल 40 साल से वहाँ पे गर्मी लगातार पड़ रहा है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हॉट क्लाइमेट है। एंटार्क्टिका का क्लाइमेट कैसा है भाई? कोल्ड क्लाइमेट है।
तो वेदर और क्लाइमेट में कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा समझिए। वेदर का मतलब हो गया जो डेली बेसिस पे चेंज हो जाए, ठीक है, घंटों में चेंज हो जाए, मिनटों में चेंज हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे वेदर। और क्लाइमेट का मतलब हुआ जो कि लगभग 30 साल, 35 साल, 40 साल के बाद यदि वहाँ का माहौल बदलता है, वहाँ का कंडीशन बदलता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? क्लाइमेट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफिक पीरियड लाइक समर, ऑटम एटसेट्रा। तो ये जो समर ऑटम दिया गया है ना, ये समर ऑटम आपको क्या लगता है कि वो जो 3 महीने 4 महीने बदलाव होता है उसके बारे में बात कर रहा है? नहीं, ये समर ऑटम का बात कर रहा है। जैसे मान लो किसी जगह पर लगातार 30 साल 40 साल से गर्मी पड़ रहा था, अब वहाँ का माहौल बदला और वहाँ पे अब आ गया क्या? जाड़ा। तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ का क्लाइमेट चेंज हुआ, वेदर नहीं, क्लाइमेट चेंज हुआ। बिल्कुल नहीं, इसमें 30 साल 40 साल चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी अंटार्कटिका में 30, हालांकि अंटार्कटिका में तो हमेशा से जाड़ा ही पड़ता है, ठंडा जगह है वहाँ पे, लेकिन मान लो कुछ ऐसा हमारे पृथ्वी पर हुआ कि अंटार्कटिका में अब ठंडा ना पड़ने के बजाय गर्मी पड़ने लग जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि अंटार्कटिका का क्लाइमेट चेंज हुआ या वेदर? क्लाइमेट चेंज हुआ, क्योंकि वहाँ पे लगातार लंबे समय से क्या था? ठंडा था, अचानक वहाँ पे माहौल बदल गया, तो हम क्या बोलेंगे? वहाँ का क्लाइमेट चेंज हुआ। जैसे हमारे यहाँ पे बिहार में अभी बरसात का समय है, बारिश होता है 1 घंटा, उसके बाद फिर अचानक धूप निकल जाता है, उसको क्या बोलेंगे? क्लाइमेट चेंज हुआ या वेदर? वेदर बोलेंगे। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, उतना इसके डिटेलिंग में नहीं जाना है, सिंपल सा ध्यान रखो, जो घंटों में, मिनटों में, दिनों में चेंज हो जाए वो हमारा वेदर है, और जो 30 साल 40 साल के बाद वहाँ पे कोई बदलाव आए तो वो हमारा क्लाइमेट कहलाएगा। सिंपल, ठीक है, ये आपने समझ लिया। बाकी एग्जाम में डेफिनेशन वगैरह आए तो डेफिनेशन आप यहाँ से लिख लीजिएगा, डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा वेदर और क्लाइमेट के बारे में। अगला है टेम्परेचर। आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, यानी कि तापमान के बारे में। पहला पॉइंट, टेम्परेचर का मतलब होता है क्या? देखो, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नॉन एज टेम्परेचर, यानी कि हवा गर्म है या ठंडा है, ये क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाएगा। जैसे हवा बहुत गर्म है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर हाई है। हवा बहुत ठंडा है, इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ही लो है। अच्छा, टेम्परेचर हाई और लो का मतलब समझते हैं आप लोग? सिंपल से समझना है। कोई बोल रहा है कि टेम्परेचर बहुत हाई है, इसका मतलब वो गर्मी के बारे में बात कर रहा है, सिंपल। और कोई बोले कि टेम्परेचर बहुत लो है, तो वो किसके बारे में बात कर रहा होगा? जाड़ा के बारे में, ठीक है। जैसे एंटार्क्टिका, वहाँ का टेम्परेचर हमेशा लो रहता है, माइनस में चल जाता है, -10 डिग्री 20 डिग्री इस प्रकार का। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एंटार्क्टिका का टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है? कम है। ठंडा मतलब टेम्परेचर कम, और गर्मी मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, सिंपल। तो यदि कोई बोल रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वो गर्मी के बारे में बात कर रहा है। कोई बोल रहा है कि टेम्परेचर बहुत कम है, इसका मतलब वो जाड़ा के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, सिंपल। टेम्परेचर कम का मतलब जाड़ा और टेम्परेचर ज़्यादा का मतलब गर्मी। जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, हम लोग चूँकि अपने इंडिया का बात करें, तो यदि हम लोग अपने बिहार का खास करके बात करें, तो बिहार में गर्मी के समय में 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर जाना एक नॉर्मल सी बात है बिहार में। मतलब बिहार में गर्मी के समय में टेम्परेचर का 45 46 जाना नॉर्मल बात है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये टेम्परेचर हम लोग क्या बोलेंगे? हाई बोल देंगे। लेकिन वही जाड़ा के बारे में बात करें तो जाड़ा में बिहार का टेम्परेचर कभी कभार 15 डिग्री, कभी कभार 20 डिग्री, कभी कभार 10 डिग्री ऐसा हो जाता है। हम क्या बोलेंगे? उसका टेम्परेचर बहुत लो है। तो सिंपल से ध्यान रखना है, टेम्परेचर ज़्यादा मतलब गर्मी के बारे में बात कर रहा है, टेम्परेचर कम मतलब ठंडे के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर का मतलब होता है कि हवा, यानी कि आसपास का जो पूरा माहौल है वो ठंडा है कि गर्म है, वही आपका बताता है टेम्परेचर, ठीक है। मतलब टेम्परेचर, यदि हवा, आपके आसपास का माहौल गर्म है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, आसपास का माहौल ठंडा वाला है मतलब टेम्परेचर बहुत ही कम है, लो है, सिंपल। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। क्या लगता है आपको कि हमारा जो टेम्परेचर है वो केवल दिन और रात में बदलता है? नहीं, सीजन के हिसाब से भी बदलता है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, दिन के समय में जनरली टेम्परेचर क्या रहता है, लो या हाई? बताओ। हाई रहता है। दिन के समय में टेम्परेचर हाई रहता है क्योंकि सनलाइट होता है हमारे पास, सूरज की रोशनी आती है, हम लोगों को गर्मी लगता है, तो दिन के समय में नॉर्मली टेम्परेचर हाई होता है। लेकिन वही टेम्परेचर रात के समय में क्या हो जाता है?
लो हो जाता है। तो ये दिन और रात में भी हमारा टेम्परेचर बदलता रहता है। अब बात करते हैं सीजन को लेकर। जैसे गर्मी का सीजन, टेम्परेचर हमेशा हाई रहेगा। जाड़ा का सीजन, टेम्परेचर हमेशा लो रहेगा। तो टेम्परेचर दिन और रात के हिसाब से भी बदलता है और सीजन के हिसाब से भी बदलता है। ठीक है, गर्मी का सीजन है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जाड़ा का समय है, टेम्परेचर लो होगा। दिन का टाइम है, टेम्परेचर हाई होगा, और रात का टाइम है तो टेम्परेचर लो होगा। सिंपल। ठीक है, और आगे बात करेंगे हम लोग टेम्परेचर के बारे में। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। एक हमारा इंसोलेशन है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि किसी भी जगह का टेम्परेचर हाई होगा या लो होगा। समझते हैं कि आखिर इंसोलेशन क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा कि किसी जगह का टेम्परेचर हाई क्यों होता है और किसी जगह का टेम्परेचर लो क्यों होता है। तो पहले हम लोग समझेंगे इंसोलेशन क्या होता है। देखो, द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी बाय द अर्थ फ्रॉम द सन इज नॉन एज इंसोलेशन। आपको पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपको एक बात आपको बताते हैं, बड़ा अच्छा चीज़ है यहाँ पे। हमारा धरती जो है ना, उसके पास ना एक बड़ा अच्छा चीज़ है। वो क्या है कि सूरज की जितनी भी रोशनी, गर्म वाला सनलाइट हमारे पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी उस सनलाइट को अपनी ओर खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब धरती ना एक बहुत अच्छा काम करता है हीट एब्जॉर्बर का। किसका काम करता है? हीट एब्जॉर्बर का। नहीं, यदि जैसे सपोज करते हैं, जैसे मान लो गर्मी के समय में बिहार का टेम्परेचर जो है 45-46 नॉर्मल होता है। उस समय पे हम लोगों को गर्मी लगता है, बहुत लगता है गर्मी। वो गर्मी आपको उतना लग रहा है तब जब आधा से ज़्यादा आपका टेम्परेचर कौन खींच ले रहा है? धरती खींच ले रहा है, तब आपको इतना महसूस हो रहा है। यदि धरती उस टेम्परेचर को ना अपने में खींचे, ना एब्जॉर्ब करे, तो पता है 45-46 डिग्री में आपका क्या हाल होगा? मतलब जीना मुश्किल हो जाएगा। तो धरती जो है, जो अर्थ है, एक बहुत अच्छा हीट एब्जॉर्बर का काम करता है। जो सनलाइट हमारे पास आता है उसमें बहुत गर्मी होता है, तो उस गर्मी को कौन अपने अंदर समा लेता है, कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? धरती कर लेता है। इसीलिए गर्मी के समय में धरती भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो हीट एक मतलब धरती जो है एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर का काम करता है हीट का। समझ में आ रही है बात? सिंपल है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इंसोलेशन। तो यदि कोई पूछे कि बताओ इंसोलेशन क्या होता है, तो सिंपल से बताइएगा कि धरती हीट को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने में समा लेता है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं इंसोलेशन। समझ में आ रही है बात? अगला बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। हमने आपको पढ़ाया था ग्लोब के बारे में। ग्लोब यानी कि हमारे धरती को बिल्कुल बीचों बीच से जो लाइन डिवाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर से जितना आप ऊपर जाएंगे या इक्वेटर से जितना आप नीचे जाएंगे, वहाँ पे जाड़ा क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। और जितना इक्वेटर के नज़दीक आएंगे वहाँ पे गर्मी बढ़ता रहेगा। ये हम लोग जानते हैं। तो अब जरा आप बताइए कि इंसोलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? नॉर्थ पोल, साउथ पोल या इक्वेटर पे? इक्वेटर पे। सिंपल सा बात है। मतलब इंसोलेशन का मतलब हुआ कि हीट एब्जॉर्ब करेगा। कौन? धरती, अर्थ। तो ऑब्वियस ही बात है ना यार, कि जहाँ पे हीट पड़ेगा वहीं पे धरती एब्जॉर्ब करेगा ना हीट को। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है? सबसे ज़्यादा सनलाइट कहाँ आता है धरती पे? इक्वेटर के पास। तो इंसोलेशन भी कहाँ होगा? इक्वेटर के पास ही होगा। मतलब सबसे ज़्यादा धूप, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है इक्वेटर के पास। तो इक्वेटर के पास जो ज़मीन होगा वही सबसे ज़्यादा गर्मी को अपनी ओर एब्जॉर्ब भी करेगा। तो इंसोलेशन सबसे ज़्यादा यानी कि धरती सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कहाँ पे करेगा? इक्वेटर के पास करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल में आएंगे आप, इंसोलेशन घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि वहाँ पे गर्मी नहीं बल्कि जाड़ा पड़ता है। सिंपल। यदि आपसे कोई सवाल पूछे कि बताओ इंसोलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? नॉर्थ पोल, साउथ पोल या इक्वेटर? इक्वेटर के पोल हो, इक्वेटर के पास होगा। कोई बोले कि बताओ फिर क्यों ऐसा होगा? तो सिंपल से बताना है कि इक्वेटर के पास गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ का ज़मीन ही सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। नॉर्थ पोल, साउथ पोल में गर्मी पड़ता ही नहीं है, तो हीट क्या एब्जॉर्ब करेगा? धरती।
हीट वहाँ पे दूर दूर तक नहीं है, तो फिर धरती क्या ऑब्जॉर्ब करेगा? कुछ नहीं। तो वहाँ पे इंसोलेशन बहुत कम होता है, लेकिन इक्वेटर के पास इंसोलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मी भी सबसे ज़्यादा वहीं पे पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ था कि द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का बात कर रहा है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पोल में और नीचे साउथ पोल में आप जाएंगे, वहाँ पे इंसोलेशन घटेगा, क्योंकि वहाँ पे गर्मी पड़ता ही नहीं है। गर्मी जब पड़ेगा नहीं तो धरती एब्जॉर्ब क्या करेगा? कुछ नहीं। आगे, इफ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। अच्छा, एक बात बताइए, एक बेसिक से सवाल हम आपसे पूछते हैं, जरा सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, यदि धरती का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत गर्मी पड़ जाए, तो क्या हम लोग सर्वाइव कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब दूसरा कंडीशन समझिए, यदि धरती का टेम्परेचर बहुत गिर जाए, बहुत लो हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा पड़ जाए, तो क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि धरती का टेम्परेचर ज़्यादा हो तब हमारे पास दिक्कत है, कम हो तब भी हमारे पास दिक्कत है। तो फिर धरती का टेम्परेचर ऑन एन एवरेज होना कैसे चाहिए? फिर नॉर्मल होना चाहिए, है ना, एक बीच का होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा, क्योंकि हमारे लिए बहुत गर्मी भी हानिकारक है और बहुत ठंडा भी हानिकारक है। आप ना गर्मी में रह पाएंगे ना जाड़े में रह पाएंगे, तो हमारे लिए कैसा है सूटेबल है? ज़्यादा सूटेबल आपका रहेगा बीच वाला रास्ता, ना गर्मी ना जाड़ा। तो हमारा इंडिया उस मामले में बेस्ट है। हमारे इंडिया में गर्मी पड़ता है, लेकिन वो गर्मी बिल्कुल गर्मी है ही नहीं, आप यकीन करो, मतलब वो गर्मी किसी काम का है ही नहीं। हमारे इंडिया में गर्मी और जाड़ा दोनों बराबर है, ध्यान रखिएगा। तो इंडिया एकदम बिल्कुल बेस्ट जगह पे है। वो गर्मी बढ़ने की वजह से है ना, उसके पीछे बहुत कारण है। मतलब आपका सवाल ये है कि सर जाड़ा घट रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, इसके पीछे बहुत कारण है। आप पेड़ काट रहे हैं तो गर्मी तो बढ़ेगा ही, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। उसके बाद है, तो जहाँ बहुत ज़्यादा जाड़ा रहेगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, फसल भी नहीं उग पाएगा। बहुत गर्मी रहेगा तब भी हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल हमारे लिए माहौल ठीक ठाक होना चाहिए, बीच वाला होना चाहिए। ठीक है, अगला है हमारा, टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। चलो इसका कारण बताओ कोई। शहर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि शहर में गर्मी ज़्यादा पड़ता है और गांव में गर्मी कम पड़ता है। बताओ इसका कारण। हाँ, और कोई दूसरा बताओ। हाँ, ठीक है, और बताओ कोई। ठीक है, और बताओ कोई एक दो कारण और। ये भी सही है, हाँ बताओ। बहुत सही रीजन है, बहुत बढ़िया है। कहने का मतलब ये है, देखो शहर में गर्मी क्यों है आपको बताते हैं। पहला बात, शहर में पेड़ बहुत कम होता है, पहला कारण। दूसरा कारण, शहर में गाड़ियों का संख्या बहुत है और गाड़ी से निकलता है क्या है? गर्म धुआं। ये गर्म धुआं कहाँ से आएगा? हमारे आसपास ही तो फैलेगा। तो पहला पेड़ कम है, दूसरा गाड़ी से निकल रहा है धुआं और गाड़ी का संख्या बहुत ज़्यादा। देखो एक दो गाड़ी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाड़ी हर घर में है। शहर में लगभग हर घर में आपको गाड़ी मिल जाएगा। तो पहला पेड़ कम है, दूसरा गाड़ी का संख्या ज़्यादा होने की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तीसरा आपने बोला कि सर बिल्डिंग बहुत बड़े बड़े हैं, ये भी एक अच्छा कारण है। देखो यदि अब बिल्डिंग बहुत बड़ा बड़ा होगा तो हवा आपके घर तक पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा, बिल्डिंग बहुत बड़े बड़े हैं। तीसरा कारण जो आपने बोला कि सर या शहर में ना छोटे मोटे फैक्ट्री बहुत होते हैं और फैक्ट्री से भी क्या निकलता है? गरम गरम धुआं बाहर निकलता है। तो बहुत सारे कारण हैं। लेकिन बात करें हम लोग गाँव का, तो गाँव में ना उतना गाड़ी है, साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा है। मतलब गाड़ी है वहाँ पे, लेकिन एज कम्पेयर टू शहर बहुत कम गाड़ी होता है वहाँ पे। तो हरियाली है वहाँ पे, पेड़ पौधे बहुत होते हैं, खेती बाड़ी होता है तो हरियाली हर जगह होता है। गाड़ी कम है, हरियाली ज़्यादा है, फैक्ट्री वगैरह बहुत कम है, बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं है, तो वहाँ का माहौल ठंडा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। और नदी भी बगल में होता है। एक सबसे बड़ा आपको कारण और बताते हैं शहर में गर्मी होने का, सबके घर में लगभग एसी होता है। अधिकतर घर में आपका शहर में एसी देखने को मिलेगा। और वो एसी करता क्या है? रूम का गर्म हवा बाहर फेंकेगा और बाहर का ठंडा हवा
अंदर खींचेगा। तो बताओ रूम का सारा गर्म हवा कहाँ निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है बाहर का टेम्परेचर तो हाई होना ही है। यही कारण है। तो एग्जाम में आ जाए, हालांकि आता नहीं है, लेकिन मान लो यदि मान लो टीचर का यदि मन किया कि बच्चे को थोड़ा परेशान किया जाए, तो क्या करेंगे? ये सवाल डाल देंगे कि शहर का टेम्परेचर नॉर्मली ज़्यादा होता है और गांव का टेम्परेचर नॉर्मली उससे कम होता है, यानी कि थोड़ा ठंडापन होता है। ऐसा क्यों? रीजन बताइए। तो रीजन आप बता दीजिएगा, ये सब चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया। अगला बात करते हैं। दी कॉन्क्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स हीटेड अप ड्यूरिंग द मेटल। देखो बिल्डिंग में ना कंक्रीट इस्तेमाल होता है, ईटा इस्तेमाल होता है ना, पत्थर, सरिया, सीमेंट, ये सब इस्तेमाल होता है। और इन सब के ऊपर सनलाइट यदि पड़ता है तो वो बड़ा जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन वही गांव का बात करो, गांव के आज भी अधिकतर गांव में आज भी आपको मिट्टी का घर दिखेगा, है ना, वो फूस का घर दिखेगा जिसको हम लोग कच्चा हाउस बोलते हैं, है ना, ये सब घर मिलेगा आज भी। तो इन सब चीज़ों में जल्दी गर्मी पैदा नहीं होता है। समझ रही है बात? ये सब बहुत अलग अलग रीजन है। आगे, दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। तो ये जो महलों मतलब जो शहरों में बड़े बड़ा बिल्डिंग देखते हैं, ये दिन भर गर्म होता है और रात में इसका नतीजा आपको देखने को मिलता है कि रात में गर्मी इस रूम में बहुत लगता है। दिन में तो फिर भी ठीक रहता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, दिन भर वो गर्म हो रहा होता है बस, यानी कि दिन भर वो तैयार हो रहा होता है। गर्मी तो अपना रात में दिखाता है फिर, है ना। लेकिन आपके घर में यदि एसी वगैरह है तब तो फिर आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फ़र्क तो उनको पड़ता है जो कि एसी में नहीं रहता है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। देखो पूरे शहर में क्या फैला हुआ है? बिल्डिंग बड़े बड़े फैले हुए हैं और हम लोग अपने घरों से निकाल क्या रहे हैं? गर्म हवा। गाड़ी से क्या निकल रहा है? गर्म हवा। फैक्ट्री से क्या निकल रहा है? गर्म हवा। और गर्म हवा का एक बड़ा खास बात होता है कि गर्म हवा बहुत हल्का होता है, तो वो आसमान में उड़ना चाहता है। लेकिन आपने इतना बिल्डिंग बना दिया है ना, आपने शहर को इतना साकड़ा कर दिया है, क्राउडेड कर दिया, कंजस्टेड कर दिया है कि उस गर्म हवा को आसमान में निकलने का जगह ही नहीं मिल पा रहा है। तो वो गर्म हवा हमारे आसपास ही घूमता फिरता रहता है, इसीलिए गर्मी हम लोगों को ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन शहर में ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ रही है बात? गांव में ऐसा कुछ नहीं है। शहर में आप देखो बड़े बड़े बिल्डिंग होने की वजह से गर्म हवा आपका आसमान में उड़ ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको उड़ने के लिए, फैलने के लिए जगह चाहिए ना। और आपने इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए शहरों में कि उसको जगह मिल ही नहीं पा रहा आगे बढ़ने का। समझ गए बात को? तो ये हमारा बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर को लेकर बात। अगला हमारा बात होगा एयर प्रेशर को लेकर। एयर प्रेशर क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। देखो एयर above us presses us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all directions and our body exerts a counter pressure. देखो सिंपल से समझिए, जैसे हम लोग ना अभी क्लास में बैठे हुए हैं, तो ये जो आसपास हवा है, अच्छा ये बात बताओ, क्या हवा को हम लोग देख पाएंगे कभी? हवा एक ऐसा चीज़ है जिसको कि आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन महसूस कर पाते हैं, हम लोग फील कर पाते हैं, बस देख नहीं पाते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखिए कि हमारे आसपास हवा प्रेजेंट है। तो ये हवा करता क्या है ना, हमारे ऊपर एक दबाव डालता है, प्रेशर डालता है। जैसे आप अपने सर के ऊपर कुछ वजन उठाएंगे तो आपको दबाव महसूस होता है कि नहीं होता है? प्रेशर महसूस होता है। उसी प्रकार से हवा भी आपके ऊपर प्रेशर लगा रहा है। तो फिर सवाल है कि सर यदि हवा हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है, हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, तो प्रेशर हमको फील क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका बॉडी भी बाहर की ओर उतना ही प्रेशर लगा दे रहा है, इसीलिए आपको कोई महसूस नहीं हो रहा है। कैंसिल हो जा रहा है दोनों। कहने का मतलब है कि जितना प्रेशर हवा आपके बॉडी के ऊपर लगा रहा है बाहर से, उतना ही प्रेशर आपका बॉडी हवा के ऊपर लगा दे रहा है अंदर से बाहर की ओर। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि आपका जो पूरा बॉडी दिख रहा है, आपके बॉडी के अंदर क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है बाहर की ओर, और बाहर से जो हवा है वो तो आपको प्रेशर अंदर की ओर लगा ही रहा है। तो ओवरऑल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा समझो कि हम लोग जहाँ भी चले जाएं धरती के ऊपर, मतलब बहुत ऊपर नहीं, बहुत ऊपर तो हवा है ही नहीं, यदि हम लोग धरती के ऊपर हैं तो हवा यदि आपके पास आसपास प्रेजेंट है तो हवा आपके ऊपर एक प्रेशर लगाता है, दबाव डालता है। लेकिन ये प्रेशर आपको महसूस क्यों नहीं होता है?
क्योंकि जितना हवा आपके ऊपर प्रेशर लगाता है उतना ही प्रेशर आपका बॉडी भी हवा के ऊपर उतना प्रेशर लगा देता है बाहर की ओर। तो दोनों कैंसिल हो गया, दोनों खत्म हो गया, इसीलिए आपको किसी प्रकार का प्रेशर महसूस नहीं होता है। समझा क्या बात? तो जितना आपके बॉडी के ऊपर हवा प्रेशर लगाता है उतना ही आपका बॉडी हवा के ऊपर प्रेशर लगा देता है। तो दोनों प्रेशर क्या हो गया, बराबर हो गया, कैंसिल हो गया, तो दोनों खत्म हो गया। तो आपको किसी प्रकार का प्रेशर दबाव महसूस नहीं होता है। समझ में आ गया बात आपको? चलिए आगे बात करते हैं। अगला है हमारा एयर प्रेशर। ये क्या होता है समझते हैं। एयर प्रेशर सिंपल से हमने अभी आपको बताया कि एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। यानी कि एयर प्रेशर का मतलब हो गया कि जो हमारे आसपास हवा है इसका अपना वजन है, इसका अपना दबाव है, ये हमारे ऊपर प्रेशर डालता है, वजन डालता है, इसी को हम लोग कहते हैं एयर प्रेशर। हमारे ऊपर ही नहीं, हमारे ऊपर ही नहीं, इस पृथ्वी पर जितना भी चीज़ प्रेजेंट है, हवा पेड़, बिल्डिंग, इंसान, जानवर, हर चीज़ के ऊपर एक प्रेशर लग रहा है। लेकिन हर चीज़ दोबारा हवा के ऊपर उतना ही प्रेशर लगा दे रहा है, उल्टा, दोनों कैंसिल हो गया। इसीलिए किसी के ऊपर उतना प्रेशर पता नहीं चलता, अनुभव नहीं कर पाते हैं। उसके बाद एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपने एटमॉस्फेयर के ऊपर जाएंगे, एटमॉस्फेयर के ऊपर जाएंगे, मतलब हमने 5 लेयर पढ़ा कल, तो अपने लेयर को जैसे पार करते करते हम लोग आसमान के ऊपर जाएंगे तो क्या लगता है आपको, प्रेशर उतना ही लगेगा? नहीं, बल्कि प्रेशर ऊपर में घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि ऊपर में हवा है ही नहीं। तो जब ऊपर में हवा नहीं है तो आपके ऊपर प्रेशर लगाएगा तो फिर कौन? नहीं लगा पाता है कोई। अच्छा, अब सवाल ही थोड़ा समझो। जैसे जैसे आप आसमान में ऊपर आगे बढ़ते हैं, आपके बॉडी के ऊपर हवा का प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। कोई पूछे क्यों घटेगा, तो सिंपल सा बताना है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे हवा का मात्रा घटता जाता है, कम होता जाता है। तो जब ऊपर में हवा कम है तो हमारे बॉडी के ऊपर प्रेशर भी क्या लगेगा? कम ही लगेगा। और एक समय पे ऐसा आएगा जब आपके ऊपर प्रेशर लगेगा ही नहीं, क्योंकि और ऊपर जाने पे प्रेशर, हवा है ही नहीं तो प्रेशर क्या लगेगा। तो सिंपल से ध्यान रखना है, जैसे जैसे आप आसमान में ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रेशर भी आपका घटता जाता है, बढ़ता नहीं है, घटेगा। क्योंकि ऊपर में हवा नहीं है तो ऊपर आप जाएंगे तो प्रेशर आपका घटेगा। आगे अगला, हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा ये वाला, द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विथ हाइट। यानी कि सी लेवल पे जब आएंगे आप, सी लेवल का मतलब हो गया समुद्र के लेवल पे जब आप आएंगे, जमीन के सरफेस के ऊपर जब आप रहेंगे, सिंपल से समझो, तो वहाँ पे प्रेशर आपको ज़्यादा महसूस होगा। और जैसे जैसे आप हाइट आपका बढ़ेगा, आसमान के ऊपर आप जाएंगे ऊपर, वैसे वैसे प्रेशर आपका घटता चला जाएगा। मतलब जितना नज़दीक आप धरती के रहेंगे, धरती का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जितना आप इसके नज़दीक रहेंगे उतना आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और जितना ज़्यादा आप धरती से ऊपर जाएंगे उससे वैसे प्रेशर आपका घटता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। अगला, इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। देखो, जिस जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा ज़रा वहाँ पे बताना। मान लो कोई एक ऐसा जगह है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? पहला चीज़, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगा। दूसरा चीज़, वहाँ पे जितने भी हवा होंगे वो हवा क्या हो चुके होंगे? गर्म हो चुका होगा। तीसरा चीज़, और गर्म हवा का एक बड़ा खूबी होता है कि वो हल्का हो जाता है और वो आराम से आसमान में उड़ना चाहता है। ठीक है, यदि कोई बोले कि किसी जगह का ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है? तो इसका 3-4 मतलब है। पहला चीज़, यदि किसी जगह का हवा बहुत, क्या बोला हमने अभी आपको? हाँ, कोई बोल रहा है कि किसी जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसका 3-4 मतलब है। पहला क्या मतलब है? यदि किसी जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इसका पहला मतलब है कि वहाँ का हवा भी गर्म होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब है कि वहाँ पे गर्मी है। 2 चीज़ हो गया। और तीसरा चीज़ कि वहाँ का जो हवा होगा वो बहुत ही क्या हो चुका होगा? हल्का हो चुका होगा, लाइट हो चुका होगा, और वो आसमान में उड़ना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि हल्का हवा हमेशा आसमान में उड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर। अब देखो हुआ क्या, किसी जगह पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो हवा क्या हो चुका होगा, उड़ रहा होगा, गर्म हवा है। तो जब वहाँ का सारा हवा उड़ जाएगा तो फिर वहाँ का हवा तो खाली हो गया। तो एक तरीके से हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर। क्योंकि हवा वहाँ पे है ही नहीं तो क्या प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे, नहीं, प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। तो बताओ अब उस खाली जगह को भरने के लिए हवा कहाँ से आएगा, दूसरे जगह से आएगा, है ना। तो द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। तो कहानी पूरा समझ लो। अब देखो होता क्या है, मान लो किसी जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब है कि वहाँ पे गर्मी पड़ रहा है और वहाँ के जितने भी एयर हैं, जो हवा है, वो क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है और वो आसमान में उड़ रहा है। इसका मतलब कि वहाँ का सारा हवा आसमान में उड़ चुका, तो वहाँ का हवा क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पे क्या हमारा क्रिएट हो गया, बताओ, लो प्रेशर। ठीक, तब उस खाली जगह को भरने के लिए हवा कहाँ से आएगा, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा। तो वहाँ से हवा आते 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 इस खाली जगह यानी कि हाई लो प्रेशर वाले की जगह को भर देगा। तो ऐसा ही गर्म वाले जगह पे हमेशा लगातार हमारा चलता रहता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, कहानी समझ में आया पूरा। तो ये हो गया हमारा। अगला हमारा होगा विंड के बारे में, जो कि हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसीलिए हमने कहा था कि जो क्लाइमेट और वेदर का टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे विंड के बारे में। उसके बाद एक और टॉपिक हमारा होगा मॉइस्चर के बारे में। उसके बाद फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, कल हम लोग को डिस्कस क्या करना है, विंड और मॉइस्चर। तो हम लोग कल मिलेंगे और कल डिस्कस करेंगे विंड और मॉइस्चर। तब तक थैंक यू वेरी मच।